टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग। टेक्निक्स। पाठ पूर्व प्रसंस्करण तकनीक। अब स्टेप बाय स्टेप प्री प्रोसेसिंग के कई सारे तरीके हैं। तो सबसे पहला है टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन को हम टोकनीकरण ही बोल सकते हैं, क्योंकि एज सच टोकन्स के लिए एक कोई हिंदी नाम देना डायरेक्टली, इससे अच्छा हम टोकनीकरण भी उसे बोल सकेंगे। फिर उसके बाद में है आपका चंकिंग, जिसे सेंटेंस या फिर पैराग्राफ के फॉर्म में लिया जाता है। तीसरा है स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन। तो इसके कहीं तो भी बीच में टोकनाइजेशन के बाद में हम लोग टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन भी करते हैं, आवश्यकता है तो। टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन करते हैं, और टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन में जैसे कि स्टॉप वर्ड रिमूवल और लोअर केसिंग, या जो केस चेंज करना है अपर केस टू लोअर केस, ये सारे स्टेप्स होते हैं। टोकनाइजेशन का मतलब है स्प्लिटिंग द टेक्स्ट इनटू द टोकन्स। तो डेफिनेटली आपका टेक्स्ट बड़ा है और टोकन्स उसकी एक एंटिटी है, छोटा सा पार्ट है। अब जब स्प्लिट करते हैं हम लोग, तो कई सारे चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं भैया स्प्लिट कर दिया और हो गया, ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है। बहुत बारीकी से हमें चीजों को ध्यान में रखते हुए टोकनाइजेशन करना पड़ता है। अब बेसिकली क्या है कि जब हम टोकनाइजेशन की बात करते हैं, तो हम लोगों ने कल जो एक एग्जाम्पल सेंटेंस लिया, वो मैं फिर से एक बार यहाँ पर दोहराती हूँ। लेट अस सी कि दिस इज एंड्रयूज टेक्स्ट, इजंट इट। ठीक है, मैं कुछ बोल रही थी कि आई एम बिजी इजंट इट, बट ठीक है, दिस इज एंड्रयूज टेक्स्ट इजंट इट। अब ये जो टोकनाइजेशन है, तो इस टोकनाइजेशन में सबसे पहला टोकनाइजर है व्हाइट स्पेस टोकनाइजर। व्हाइट स्पेस टोकनाइजर। अब व्हाइट स्पेस टोकनाइजर क्या करता है कि टोकनाइजेशन तो करता है, बट उसका जो बेस है वो केवल व्हाइट स्पेस का होता है। व्हाइट स्पेस उसको दिख गया तो वो सीधा सीधा टोकन्स फॉर्म कर देगा, पूरे एंटायर सेंटेंस या एंटायर टेक्स्ट को टोकन्स में फॉर्म कर देगा। तो व्हाइट स्पेस टोकनाइजर को अगर हम लोग ये इनपुट देंगे, तो व्हाइट स्पेस टोकनाइजर इस तरीके से दिस इज एंड्रयूज टेक्स्ट isn't it, आ रही बात ध्यान में? इस तरीके के वो टोकन फॉर्म करेगा। फाइन। अब ये जो व्हाइट स्पेस टोकनाइजर है, इसका क्या ड्रॉबैक है? एक ड्रॉबैक ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो पंक्चुएशंस है, जैसे कि क्वेश्चन मार्क है, पंक्चुएशन मार्क है, तो इस क्वेश्चन मार्क को भी उसने इट के साथ में एक टोकन करके कंसीडर किया, जबकि इट अलग टोकन है और पंक्चुएशन आपका जो क्वेश्चन मार्क है वो अलग टोकन है। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हम लोग लिखते वक्त इट और उसके साथ ही क्वेश्चन मार्क लिखते हैं, उसमें स्पेस व्हाइट स्पेस नहीं रहती है, तो इस वजह से इट क्वेश्चन मार्क को उसने एज अ सिंगल टोकन करके यहाँ पर कंसीडर किया। तो ये व्हाइट स्पेस टोकनाइजर का ड्रॉबैक है। ठीक है, समझ में आई बात? अब इसे ओवरकम करने के लिए हमने दूसरा
एक टोकनाइजर देखा, वो है पंक्चुएशन मार्क टोकनाइजर, या फिर इसे बोलते हैं वर्ड पंक्ट टोकनाइजर। वो क्या करता है, पंक्चुएशन मार्क का भी टोकनाइजेशन करता है। अगर आपके टेक्स्ट में कहीं पर भी पंक्चुएशन मार्क है, चाहे वो व्हाइट स्पेस हो या ना हो, वो उस मार्क को एज अ सेपरेट टोकन कंसिडर कर लेता है। तो यहाँ पर वर्ड पंक्चुएशन टोकनाइजर, जिसमें कि आपका जो यहाँ ड्रॉबैक था वो इस तरीके से इट और क्वेश्चन मार्क इस तरीके से आएगा। अब एक और चीज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इजेंट ये नाम का जो शब्द है, इसका भी कोई ना कोई ग्रामेटिकल मीनिंग है और उसमें एक टोकन छुपा हुआ है। इजेंट का मतलब है इज नॉट, मतलब दो टोकन्स छुपे हुए हैं। तो यहाँ पर ये ना व्हाइट स्पेस से काम करेगा ठीक से, ना ही वर्ड पंक्चुएशन टोकनाइजर से काम करेगा। तो ये जो ड्रॉबैक है, इस तरीके का जो वर्ड है, उस वर्ड को हम टोकनाइज कैसे करेंगे, इसके लिए भी एक तीसरा टोकनाइजर है, वो है आपका ट्री बैंक टोकनाइजर। ट्री बैंक वर्ड टोकनाइजर। तो ट्री बैंक वर्ड टोकनाइजर अल्टीमेटली अगर हम लोग ये सेम टेक्स्ट ट्री बैंक वर्ड टोकनाइजर को देते हैं, तो ये व्हाइट स्पेस वाला भी और साथ ही वर्ड पंक्चुएशन टोकनाइजर दोनों का भी ड्रॉबैक को वो निकाल देगा। और आपका बेसिकली ये जो इजेंट है, ये जो इजेंट है, इस इजेंट के लिए वो इस तरीके से दो टोकन्स बनाएगा, ठीक है। मतलब इज को अलग और एनटी को अलग, मतलब तीनों का काम करेगा। यस, तीनों का काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीन आपके टोकनाइजर है जो कि आपको टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग के पहले चरण में उपयोग में लाने वाले। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कोडिंग, ये जो कोडिंग है ये व्हाइट स्पेस टोकनाइजर की है, और व्हाइट स्पेस टोकनाइजर इज अ पार्ट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज टूलकिट। उसके बाद में हमने क्या किया कि टोकनाइज्ड प्रोसेस, टोकनाइज्ड जो कॉल है उस कॉल को टेक्स्ट पर चलाया। उसके बाद में आपको वर्ड पंक्चुएशन टोकनाइजर का ये सेम कोड है, जिसमें कि वर्ड पंक्चुएशन टोकनाइजर से भी ये किस तरीके से टोकनाइज होता है ये पता चलेगा। उसके बाद ट्री बैंक वर्ड टोकनाइजर से कैसे वर्क होता है ये पता चलेगा। तो तीनों प्रकार के टोकनाइजर है। अब तीनों में से हमें कौन सा यूज करना है, कोई तो भी एक यूज करना पड़ेगा, हम डबल डबल वही चीज तो नहीं कर सकते ना बार बार। तो आप एप्लीकेशन कौन सा कर रहे हैं, आप कौन से अनुप्रयोग में काम कर रहे हैं एग्जैक्टली, तो उस हिसाब से आपको आपका टोकनाइजर यूज करना पड़ेगा या फिर चूज करना पड़ेगा। मान लो कि सही में पंक्चुएशन मार्क्स का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है आपके एप्लीकेशन में, तो आप कौन सा यूज करेंगे, वर्ड पंक्चुएशन टोकनाइजर, ठीक है। अगर इस तरीके के जो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स आते हैं इजेंट वगैरह कंबाइन करके आते, तो ऐसे अगर शब्दों का भी आपको प्रोसेसिंग करके बाद में उसका भी मीनिंग आपको लेना है कहीं तो भी आउटपुट में, जिससे आपका आउटपुट अफेक्ट हो रहा है, तो आप कौन सा यूज करेंगे, ट्री बैंक वर्ड टोकनाइजर। तो स्टेमिंग में हम लोग सफिक्सेस को रिमूव करते हैं, रिप्लेस करते हैं। तो मैंने जैसे बताया दो तरीके के स्टेमर्स मैंने बताया, पोर्टर स्टेमर, लैंकास्टर स्टेमर, और कई सारे स्टेमर्स है। और ये जो पोर्टर स्टेमर है वो आपके एक 5 मोटा मोटी एक 4-5 यूरिस्टिक्स फेजेस या यूरिस्टिक्स रूल्स पर काम करता है। तो अब ये देख सकते हैं हम लोग कि ये जो सिर्फ यूरिस्टिक्स ही बोल देती हूँ मैं यहाँ पर, ये जो रूल दिख रहा है आपको, रूल नंबर 1,
SSES को हम लोग SS में परिवर्तित करते हैं स्टेमिंग करते वक्त। तो अब देखो ये एग्जाम्पल, इस तरीके का शब्द है। तो ये जो शब्द है इसे हम लोग इस तरीके से परिवर्तित करेंगे। केयरसेस, केयरेस, ठीक है। अब दूसरा है पोनीज, जरा मैं इसको ठीक से लिखती हूँ, पोनीज, दिख रहा है IES। तो इसे कैसे करेंगे, पोनी, IES को हमने I में परिवर्तित कर दिया। उसके बाद SS को हमने SS ही रहने दिया। इसमें कोई बदलाव नहीं, SS को SSE रहने दिया है। उसके बाद क्या होगा, कैट्स को परिवर्तित किया हमने कैट में, क्योंकि ये जो S सफिक्स लगा हुआ है उसको हमें सीधा निकाल देना है। तो कैट्स का जो रूट वर्ड मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, कैट। तो ये है आपका स्टेमिंग फेज। अब स्टेमिंग फेज में हमें काम करना है NLTK के साथ। तो हम लोग उसकी जो रेडी लाइब्रेरीज है NLTK.stem.porter-stemmer, ये आपको लिखना है। ये यही आपको अभी कोडिंग में जब उपयोग करेंगे तो यही लिख के आपको स्टेमर का उपयोग करना है। तो NLTK.stem.porter-stemmer, ये आपकी लाइन होगी जब आप लोग स्टेमिंग करना चाहेंगे तब, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि ये जो पोर्टर स्टेमर है, पोर्टर स्टेमर के भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि टोकनाइजेशन की प्रॉब्लम्स आपने देखे, तो सेम वे पोर्टर स्टेमर के भी कुछ प्रॉब्लम्स है। तो जैसे कि एक उदाहरण से हम लोग समझेंगे कि ये प्रॉब्लम्स क्या है। तो देखो फुट है, फीट है, क्या है ये, वुल्व्स, इसका स्टेमिंग वुल्व हो गया। आइए बात ध्यान में, ये जो फुट है इसका इट इज अ प्लूरल फॉर्म, इसका जो रूट वर्ड है वो फुट है, फीट है, पर ये ढूंढ नहीं सकता ना, ये तो सिर्फ सफिक्स हटाने में ही जुड़ा रहेगा। अब वो देखेगा कि फूड को तो कोई सफिक्स है नहीं, चलो फूड को फूड ही रहने दो, बट एक्चुअल में वो उस तरीके से प्रॉब्लम में आएगा। तो बेसिकली ये जो है ये आपका वुल्व्स, वुल्व्स देखो, वुल्व्स में भी वैसे ही ES हटा देगा तो WOLV ऐसा कुछ हमें मीनिंगफुल वर्ड नहीं मिलेगा। तो इस तरीके की जो समस्या है वो पोर्टर स्टेमर के साथ है। पोर्टर स्टेमर के साथ में जो जितने भी, मतलब मान लो कि इसका जो मेन प्रॉब्लम हम देखेंगे कि जितने इरेगुलर फॉर्म्स हैं, जो सफिक्स जुड़ने के बाद या फिर फॉर्म चेंज होने के बाद में जो इरेगुलरिटी है वो उसे हैंडल नहीं कर सकता है, मतलब इट फेल्स ऑन इरेगुलर फॉर्म, और उससे क्या है जो आउटपुट है उसका, वो आउटपुट आपका नॉन वर्ड रहेगा, मतलब वो वर्ड ऐसा रहेगा कि उसका कोई एक स्पेसिफिक मीनिंग हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है अभी,
इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है लेमेटाइजेशन। और जब हम एनएलटीके की बात करते हैं तो एनएलटीके में वर्ड नेट लेमेटाइजर यूज होता है। वर्ड नेट लेमेटाइजर, इसका मतलब ये है कि अगर आपको लेमा फाइंड करना है या लेमेटाइजेशन फाइंड करना है तो वो कहाँ जाके ढूंढेगा? वर्ड नेट में जाके ढूंढेगा। वर्ड नेट में क्या लेमा है वो ढूंढेगा। टू फाइंड लेमा, वर्डनेट डेटाबेस, वर्डनेट डेटाबेस इज लुक्ड अप। तो इसका एक सिंपल सा सिंटैक्स है एनएलटीके का। वो किस प्रकार है? एनएलटीके डॉट स्टेम डॉट वर्ड नेट लेमेटाइजर। इसके जो एग्जाम्पल्स है कौन से? वर्ड नेट लेमेटाइजर के। तो वो वर्ड नेट लेमेटाइजर में आपको जो एग्जैक्ट चाहिए वो देगा। जैसे कि वुल्व है, वुल्व्स है, तो इसका स्टेम क्या है? करेक्ट। तो ये यहाँ पर वुल्फ देगा। पर अगर आप पोर्टर स्टेमर यूज करेंगे तो वो क्या करेगा? वो सीधा सीधा ES निकाल देगा, क्योंकि इट वर्क्स विद द रूल्स ऑफ ह्यूरिस्टिक। और ये वुल्व्स निकालने के बाद में WLV कोई मीनिंग नहीं रखता है आपके लिए। तो इस वजह से लेमेटाइजर का उपयोग करेंगे और लेमेटाइजर में आप वुल्फ को वुल्फ लिख सकते हैं या फिर वुल्फ को एज अ वुल्फ करके आउटपुट आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये है आपका स्टेमिंग के जो प्रॉब्लम्स है वो कहाँ ओवरकम हो रहे हैं? लेमेटाइजेशन में ओवरकम हो रहे हैं। हम लोग यहाँ पर एक काम करेंगे कि एक लाइन ऑफ कोड्स लिखने की कोशिश करेंगे हाथ से, ताकि आप उसको कंप्यूटर पे उतार के लिख सको। जो मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया वैसे ही करना है। देखो, वो है आपका इंपोर्ट एनएलटीके। लेटेस्ट से हमारा टेक्स्ट जो है वो हम लोग देखते हैं कि लेमेटाइजेशन और स्टेमिंग कैसे करता है। फीट कैट्स वुल्व्स और टॉक्ड। सबसे पहले क्या करना है? हमें टोकनाइज करना है। इनको अलग अलग होगा तो ही वो स्टेमिंग लेमेटाइजेशन उस पर काम करेगा, पूरे सेंटेंस पर वो काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमें टोकनाइजेशन करना है। टोकनाइजर इज इक्वल टू एनएलटीके डॉट टोकनाइज डॉट, लेटेस्ट से यहाँ पर मैं ट्री बैंक वर्ड टोकनाइजर यूज कर रही हूँ। टोकन्स इज इक्वल टू वर्ड है, सॉरी वर्ड है। हाँ, टोकन्स इज इक्वल टू टोकनाइजर डॉट टोकनाइज टेक्स्ट। फिर आपको टोकन्स मिल गए तो हमें क्या करना है? स्टेमिंग। स्टेमर इज इक्वल टू एनएलटीके डॉट स्टेम डॉट पोर्टर स्टेमर
और यहाँ करना है स्टेमर डॉट स्टेम। इनपुट क्या होना चाहिए? टोकन्स। और इसे इटरेटिवली डिस्प्ले करने के लिए टोकन इन टोकन्स, टोकन इन टोकन्स। तो ये आपका टोकनाइजेशन हो गया। उसके बाद में ये स्टेमिंग हो गया और उसी टोकन्स पर हमने लिमिटाइजेशन भी किया। स्टेप मतलब इसके अलावे भी स्टॉप वर्ड रिमूवल और लोअर केसिंग, अपर केसिंग, ये जो टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन के तरीके हैं, इट इज एड ऑन इन योर प्री प्रोसेसिंग। तो इसका एक टेंटेटिव हमारे पास आउटपुट ये है फाइनली। और ये इंडिविजुअल टोकन्स है नो डाउट, क्योंकि टोकनाइजेशन हो चुका है। अब इसके बाद हम इन वर्ड्स का करेंगे क्या, ये एक हमारे पास प्रश्न है। तो करना ये है कि हमें इस टेक्स्ट को वेक्टर्स में कन्वर्ट करना है। इस टेक्स्ट को वेक्टर्स में कन्वर्ट करना है, तभी जाके ये जो कंप्यूटर गणितीय भाषा समझता है वो उस वेक्टर को समझ पाएगा। नहीं तो आप बोलेंगे बोल, तो कंप्यूटर कुछ नहीं समझ पाएगा। इसको करना क्या है, कैसे करना है, क्या प्रोसेस करना है? तो सबसे पहला प्री प्रोसेसिंग का ही जो आगे का चरण होता है वो होता है एम्बेडिंग। एम्बेडिंग का मतलब है कि आप इसे वेक्टर्स में कन्वर्ट करो। कई बार इसे वर्ड एम्बेडिंग भी कहा जाता है, ठीक है। और वर्ड एम्बेडिंग के कई सारे तरीके हैं, जैसे कि कल ही मैंने आपको टेंसर फ्लो के बारे में वो देखा, बताया था टेंसर्स कैसे कैलकुलेट होते हैं और पीसीए कैसे कैलकुलेट होता है। कब? डे आफ्टर बिफोर मुझे लगता है मंडे या ट्यूसडे को। तो उसमें आपने देखा होगा कि टेंसर्स कैलकुलेट होते हैं, उसके बाद में डायमेंशंस भी है उसमें, और साथ ही में एक वहां मेथड लिखी हुई थी वर्ड टू वेक, मतलब वर्ड टू वेक्टर, ठीक है। तो ये वर्ड एम्बेडिंग की मेथड है कि वर्ड्स को हम वेक्टराइजेशन कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे। तो ये जो वेक्टराइजेशन या तो टेक्स्ट वेक्टराइजेशन का जो पहला टेक्निक है, हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखो यहाँ पर मैं 3 फ्रेजेस लिख रही हूँ। गुड मूवी, ठीक है, नॉट अ गुड मूवी, डिड नॉट लाइक। ये जो 3 वाक्य है या फिर 3 फ्रेजेस है, इससे आपको तो गेस आ गया होगा कि ये किसी मूवी के रिव्यूज है। रितिका बोल रही गुड मूवी है, प्रशांत बोल रहे हैं नॉट अ गुड मूवी, और रितिका बोल रही है कि डिड नॉट लाइक। क्या है ये रिव्यूज है, आपने कहीं से लिए हुए रिव्यूज है, उसका कलेक्शन है। अब ऐसे तो लाखों रिव्यूज होंगे पर हम 3 पर ही काम करेंगे फिलहाल। तो ये जो रिव्यूज है उसको हमने क्या किया, हमने वर्ड्स के आधार पर लिखा। जैसे कि एक वर्ड है गुड, फिर दूसरा है मूवी। अब देखो यहाँ पर रिपीटेशन है गुड मूवी, तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर बोलूंगी नॉट ए और डिड नॉट लाइक, तो डिड नॉट लाइक। अब फिर से यहाँ देखो नॉट है, तो नॉट को लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ लिखूंगी डिड और लाइक। तो इस तरीके से पता है हमने क्या किया, हमने ये जो 3 रिव्यूज है, ये जो 3 फ्रेजेस है, इस 3 फ्रेजेस में कितने वर्ड्स है ये हमने देखा। मूवी है, गुड है, डिड है, ए है, नॉट है, लाइक है। यहाँ देखो ये आपका बैग ऑफ वर्ड है, बैग ऑफ वर्ड है, और जहां रिपीटेशन है हमने उसको रिपीटेशंस को हटा दिया, ठीक है। रिपीटेशंस को हमने पूरी तरीके से हटा दिया।
कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शब्द है, बट अगर रिपीटेशन हमने हटा दिए तो कुल मिला के कितने 1 2 3 4 5 6। आ रही बात ध्यान में? अब देखो ये पहला वाक्य है, या फिर पहला रिव्यू है। पहले रिव्यू में हमने ये देखा कि गुड है और मूवी है, और बाकी है क्या? नहीं। ठीक है। दूसरा क्या है? गुड है, मूवी है, नॉट है, ए है, डिड और लाइक नहीं है। उसके बाद गुड नहीं है, मूवी नहीं है, नॉट है, ए नहीं है, डिड है, लाइक है। तो यहां पर ये गुड, मूवी, नॉट, ए, डिड, लाइक, इससे हमने एक तरीके का एक मैट्रिक्स फॉर्म किया, और मैट्रिक्स आपको हर शब्द के लिए वेक्टर देता है, हर शब्द का वेक्टर की वो कौन से डायमेंशन में है और कौन से डायमेंशन में नहीं है। अब इसका ड्रॉबैक क्या है? अब बैग ऑफ वर्ड्स तो हमने देख लिया, पर इसका जो ड्रॉबैक है, मैंने जैसे कहा कि ये बैग ऑफ वर्ड है। बैग ऑफ वर्ड में हम लोग ऑर्डर्स को प्रिजर्व नहीं कर सकते। वी कैनॉट प्रिजर्व द ऑर्डर ऑफ द वर्ड, प्रिजर्व द ऑर्डर ऑफ द वर्ड, ये हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते। ये इसका डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज है कैसे? देखो डिड नॉट लाइक, तो अ डिड लाइक हो गया वहां पर सीक्वेंस में। नॉट ए गुड मूवी, तो क्या हो गया? नॉट ए, इधर गुड मूवी आ गया। सीक्वेंस बरकरार है क्या? नहीं। तो इस वजह से we cannot preserve the order of the word, that's why the name is bag of word, इसलिए इसे बैग ऑफ वर्ड के नाम से जाना गया है। तो ये 3 टोकन्स को करना है तो 3 ग्राम्स, और n को करना है तो n ग्राम मेथड। तो ये जो टोकनाइजेशन का जो ग्रामिंग इफेक्ट है, या फिर ग्राम करते हैं हम लोग, तो इसमें ये होता है कि अगर पेयर्स आपके कुछ टोकन्स के जो पेयर्स है वो रिपीटेड होते हैं, जैसे आपने ये देखा है पहले स्लाइड में या पहले इसमें हमने देखा है कि गुड मूवी रिपीट हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है? 2 बार आ रहा है गुड मूवी, गुड मूवी। तो ऐसे कई सारे रिपीटेशंस हो सकते हैं ना उसी टोकन्स के, मतलब गुड के बाद मूवी आ रहा है बस, और कुछ नहीं, गुड के बाद मूवी, गुड के बाद मूवी। तो कितने सारे, अगर मान लो कि 10,000 रिव्यूज में से गुड मूवी करके, तो ये जो फ्रेज है या फिर ये जो 2 टोकन्स का जो पेयर है वो कितनी बार आ गया होगा? तो इससे अच्छा है ना कि हम लोग इंडिविजुअल टोकन को प्रोसेस करने से हम लोग उस पर्टिकुलर एनग्राम्स को प्रोसेस करें, एनग्राम्स को प्रोसेस करें। तो हम लोग यहाँ पर इस एनग्राम को प्रोसेस करके देखते हैं कैसे। देखो यहाँ फिर से मैं एक बार लिख रही हूं, आप लोग भी लिखना है गुड मूवी, फिर नॉट गुड मूवी और डिड नॉट लाइक, डिड नॉट लाइक। तो अब यहाँ देखो मैंने पहले क्या लिखा था? गुड, फिर मूवी, राइट? तो ये ना लिखते हुए व्हाट वी विल डू इज गुड मूवी सिंपली, उसके बाद में मूवी, उसके बाद में डिड नॉट ए। अब ये होगा यहाँ पर लाइक। तो हमने इसे इस तरीके से
लिखा गुड मूवी, तो ये देख सकते हैं आप लोग गुड मूवी और डिड नॉट, इसे मैंने 2 ग्राम्स में मतलब टोकन्स का पेयर करके लिखा है क्योंकि यहाँ पर रिपीटेशन है। मान लो कई सारे सेंटेंसेस में उसका रिपीटेशन है, इस वजह से मैंने गुड मूवी डिड नॉट इन 2 ग्राम्स को एक साथ लिखा और उसका फिर मैंने टेक्स्ट वेक्टराइजेशन किया। इस गुड मूवी डिड नॉट इस तरीके के जो बायोग्राम्स लिखते हैं, तो बायोग्राम्स लिखने के बाद उसका वर्ड ऑर्डर रिटेन रहता है, वर्ड ऑर्डर परमानेंटली रिटेन रहता है, वर्ड ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा है। पर फिर भी इस मेथड में, मतलब जिसे मैं बोलूंगी एनग्राम मेथड, इस एनग्राम मेथड में एक डिसएडवांटेज ये है कि इसके डायमेंशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके डायमेंशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। या फिर टू मेनी फीचर्स, अभी हमने फीचर्स और डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के बारे में पिछली कक्षाओं में पढ़ा। तो ये टू मेनी फीचर्स कैसे आएंगे? सपोज यहां ध्यान दो आप लोग, आपका डेटा है, कितने शब्द है? 1K मतलब 1000 शब्द है, ठीक है। अब 1000 शब्द में से आप वर्ड पेयर निकालेंगे, सपोज वर्ड पेयर्स निकालेंगे। वर्ड पेयर निकालने के बाद में एक है कि गुड मूवी भी है, फिर गुड नाइट भी है, गुड स्लीप भी है, गुड आर्टिकल भी है, गुड वर्क भी है, गुड लुक भी है। अब आप ये समझ लो कि जहां 1000 शब्द है, पर अगर हम लोग ऐसे पेयर्स बनाएंगे तो ये 1000 के ज्यादा नहीं हो जाएंगे गुड शब्द के साथ में। देखो यहाँ ये गुड शब्द है, ये इतने सारे शब्दों को मैप कर रहा है। हो सकता है मूवी शब्द हो, मूवी, मूवी ऑफ हॉरर, मूवी ऑफ फैंटेसी, मूवी ऑफ कॉमेडी। क्या हो रहा है? ये मूवी, ये एक जो डायमेंशन है ये आपको फिर से दूसरे डायमेंशंस में मैप करने के लिए मजबूर कर रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? आपके डायमेंशंस इंक्रीज हो रहे हैं, आपके डायमेंशंस इंक्रीज हो रहे हैं। देखो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 3 डायमेंशन में आपका काम चल गया। पर अगर ऐसा आप ज्यादा शब्द है, जब रियल टाइम काम करेंगे, कई सारे शब्द होंगे, तो आपके शब्द मतलब आपके ग्राम्स कम हो जाएंगे, ऑर्डर भी प्रिजर्व हो जाएगा, बट उसके डायमेंशंस चेंज हो जाएंगे। टू मेनी डायमेंशन, समझ में आ रही है बात आपको? टू मेनी डायमेंशंस, तो ये जो टू मेनी डायमेंशन है, ये इसमें एक ड्रॉबैक है। कौन से वाले में? टू मेनी डायमेंशन एनग्राम मेथड में ये एक ड्रॉबैक है। तो इसका जो प्रॉब्लम है इस मेथड का, एनग्राम मेथड का, कि फीचर्स ज्यादा बढ़ जाते हैं या डायमेंशनलिटी बढ़ जाती है, तो इसका हम लोग एक उपाय निकालेंगे कि भैया जिन फीचर्स के अकरेंसेस अगर कम है, ठीक है, तो हम लोग उसको हटा देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे। और जिन फीचर्स के अकरेंसेस बहुत ज्यादा है उनको हटा देंगे, और जिन फीचर्स के अकरेंसेस मीडियम है उनको रखेंगे। आ रही बात ध्यान में? तो इसका जो उपाय है कि रिमूव सम एनग्राम्स में हाई फ्रीक्वेंसी एनग्राम्स को हमें रिमूव करना है। तो हाई फ्रीक्वेंसी एनग्राम्स क्या हो सकते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी, सुनो मेरी बात, अभी वो भी करना है और वो भी करना है। क्यों हाई फ्रीक्वेंसी एनग्राम्स? अभी आपका लंबा सा आर्टिकल है, तो आप अगर उसको गौर से देखेंगे तो आप में जो आपके स्टॉप वर्ड्स है, जैसे ए है, द है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। द 10 बार आता है, रितिका कहीं तो भी 1 या 2 बार ही आएगी,
प्रशांत का नाम 3-4 बार ही आएगा, पर द जो है वो 10 बार आ गया, क्या हो गया, वो हाई फ्रीक्वेंसी नहीं हुआ। तो सिंपल थंब ऑफ रूल है कि हाई फ्रीक्वेंसी n ग्राम्स जो है वो उसको करो। तो n ग्राम्स का मतलब क्या है, वो 1 ग्राम भी तो रह सकता है, 2 ग्राम भी रह सकता है। यहाँ पर हमने देखा ना, जो हमने टेबल बनाया 1-2 ग्राम है, ये 1 ग्राम है, ये 2 ग्राम है, इस तरीके से मल्टीपल ग्राम्स है ना, वहां पर हर तरीके के ग्राम्स है। तो हम क्या करेंगे कि हाई फ्रीक्वेंसी n ग्राम्स को रिमूव करेंगे। तो हाई फ्रीक्वेंसी n ग्राम्स आपके क्या क्या है हो सकते हैं, ये है आपके आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, ये जो ग्रामेटिकल इस तरीके की कैटेगरीज है, स्टॉप वर्ड्स, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, ये सारे आपके हाई फ्रीक्वेंसी n ग्राम्स है। तो हम उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। उससे आपकी क्या रिड्यूस हो रही है, डायमेंशनैलिटी रिड्यूस हो रही है। तो यूजुअली मैंने पहले ही बोल दिया है कि ये जो आर्टिकल्स है या फिर प्रीपोजिशंस है, इन्हें स्टॉप वर्ड्स बोला जाता है। और ये जो स्टॉप वर्ड्स है, ये स्टॉप वर्ड्स एक्चुअली उस सेंटेंस के मीनिंग में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। सो दे वॉन्ट कंट्रीब्यूट in the entire meaning of the text। अब दूसरा क्या तरीका है रिड्यूस करने का, कि लो फ्रीक्वेंसी n ग्राम्स को निकालो। अब लो फ्रीक्वेंसी n ग्राम्स यूजुअली टेक्स्ट में क्या हो सकते हैं, दे मे बी टाइपोज, मतलब कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है, या फिर हम उसे बोल सकते हैं कि बहुत ही रेयर n ग्राम है, रेयर n ग्राम है, कोई एक अजीब सा वर्ड जो कि पूरे टेक्स्ट में केवल एक ही बार आया है, वो एकदम लो फ्रीक्वेंसी हो गया। मतलब मान लो तुम्हारे कॉर्पोरा में 100 शब्द है और 100 में से केवल उसका अकरेंस कितनी बार है, एक ही बार, तो क्या हो गया, वो लो फ्रीक्वेंसी होगी, लो फ्रीक्वेंसी n ग्राम हो गया। अब ये जो लो फ्रीक्वेंसी n ग्राम है, उस लो फ्रीक्वेंसी n ग्राम को भी हमें रिमूव करना है। टाइपोज मतलब टाइपिंग एरर्स, टाइपिंग एरर को भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी शब्द से एसोसिएटेड होती है, पर वो अजीब दिखती है ना, अलग ही, तो इस वजह से उसे रिमूव करना है। और इसे रिमूव क्यों करना है, क्योंकि हमें वो एक तो एरर्स भी नहीं चाहिए और वो रेयर वर्ड्स भी यूजुअली नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी होती है एंड बेसिकली वी डोंट नीड देम। अदरवाइज क्या होगा कि आपका जो मॉडल है, अगर हमने इनको भी रखा तो आपका जो फाइनल मॉडल है वो फाइनल मॉडल ओवरफिट हो जाएगा, ओवरफिटिंग प्रॉब्लम से ग्रस्त हो जाएगा। अब तीसरा है कौन सा, मीडियम, इन सभी को रखना है, ज्यादा भी नहीं भाई और कम भी नहीं, मीडियम फ्रीक्वेंसी n ग्राम्स को रखना है, बिकॉज दे आर गुड n ग्राम्स।